हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CGPSC 2016 पेपर वन का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय में नोटिफिकेशन मिल सके, जो भी आने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है वो जो पहला क्वेश्चन आया था वो है ये आपके सामने में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल, ये मुगल लिख दिया है, ये मुगल है। ठीक है, मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है। तो चौसा का युद्ध है 1538 में हुआ था क्या? नहीं। कन्नौज का युद्ध 1539 में? नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये सही जवाब है। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में हुआ था मराठा और मुगल सेनाओं के बीच में। तो ये जो है सही आंसर है, सी इसका सही आंसर। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन की, तो ये आया था विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला आया था चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का संस्थापक थे, ये तो ये सही जवाब है। भगत सिंह जो है ना, नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये सही जवाब है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये गलत जवाब है, इन्होंने नहीं की थी। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठित किया था, ये भी नहीं है। सतीश चंद्र सन्याल युगांतर के संस्थापक थे, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है केवल बी है, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तथा दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो 6वीं से 12वीं शताब्दी में पल्लव का कांचीपुरम था राजधानी। ठीक है, पांड्य का मदुरै था, चेर का पुडुचेरी नहीं था। ठीक है, चोल का तंजौर था, होयसल का द्वार समुद्र था। तो इसकी जो राजधानी है ये सब सुमेलित है, और जो सुमेलित नहीं है वो है केवल सी। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी होगा, चेर का पुडुचेरी नहीं था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे। तीसरा के बाद हम बात करते हैं चौथा की। तो इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? तो देखिए, लखनऊ जो समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, हाँ सही जवाब है। जो लखनऊ समझौता है 1916 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1932 में ना होकर ये 1931 में हुआ था। लियाकत अली जो भूलाभाई देसाई समझौता हुआ था 1945 में, ये भी सही है। शिमला समझौता 1945 में, और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, सॉरी 1929 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ए और सी। तो जो CGPSC है इसे विलोपित कर दिया था मेरे ख्याल से ये प्रश्न। ठीक है, दोनों इसमें जो है आंसर सही है, ए और सी। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जो वेलोर का जो विद्रोह है वो हुआ था वेलेजली के समय में नहीं हुआ था, मिंटो के समय में नहीं, कार्नवालिस के समय में नहीं, ये वार्लो, ठीक है, सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था वेलोर का विद्रोह। तो ये जो सही जवाब है हमारे पास डी है, सर जॉर्ज वार्लो या बार्लो। ठीक है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसको क्रांति नहीं माना था? तो इसको नहीं माना था इसने, डी डॉक्टर RC मजूमदार। इन्होंने क्या कह दिया था, ये क्रांति नहीं है करके कह दिया था। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना, डॉक्टर RC मजूमदार। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसके जो सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल नेहरू जी। 1928 में, फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब अरावली। अरावली जो है सबसे जो है प्राचीनतम पर्वत है, प्राचीनतम। जबकि जो हमारा हिमालय है वो सबसे क्या है, नवीनतम है, नवीनतम पर्वत। ठीक है, सबसे नया जो पर्वत है वो है हमारा हिमालय, सबसे जो प्राचीन पर्वत है वो है अरावली। तो ये जो फैक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले आगामी परीक्षाओं में। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, जो गोविंद वल्लभ सागर स्थित है वो कहाँ पे है?
उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोविंद वल्लभ सागर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो नदी है गोविंद वल्लभ सागर के पास, वो कौन सी नदी है आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी का जो माइंस है, खेतड़ी माइंस यानी कि जो खदान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतड़ी के बारे में बता देता हूँ, ये जो है एमपी का एक प्रसिद्ध खान है। ठीक है, तांबा के लिए बहुत फेमस है और प्रख्यात है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये है ताप्ती। ताप्ती जो नदी है वो पहाड़ों के बीचों बीच इस तरह से भ्रंश घाटी में बहती है या विभ्रंश घाटी में, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 12वां की। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो जो मानसून है उसकी अरब शाखा यानी जो अरब की खाड़ी है वहाँ से आती हुई जो मानसून है वो कहाँ पे प्रभावित नहीं करती? तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाती है ज़्यादा। ठीक है, आती है लेकिन उतना प्रभावित नहीं कर पाती है छत्तीसगढ़ बेसिन को। ठीक है, मतलब एकदम तबाही नहीं मचा पाती है कहा जाए तो। ठीक है, उधर जो पास के रहते हैं क्षेत्र वहाँ पे क्या है, आए दिन तूफान आते रहता है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है बीच में पड़ता है। ठीक, थोड़ा सा। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन। कौन नहीं जानता इसको? बहुत ही सिंपल प्रश्न, क्योंकि जो पानी का रंग है वो नीला कलर दिखता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है नीली क्रांति करके, और कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है, जरवा जनजाति पाई जाती है। देखिए, पानी की बात करूँ तो मैं समुद्र के पानी की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे सिंपल पानी का कलर तो पानी कलर होता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता कहा जाए तो। ठीक है, जरवा जनजाति पाई जाती है। जरवा जनजाति पाई जाती है आपकी निकोबार द्वीप में। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वहाँ पे आपका जरवा जनजाति पाई जाती है, खासकर निकोबार द्वीप समूह में। तो उसको आप याद रखें, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जरवा जनजाति हो गया निकोबार। ठीक है, 15वां की बात करें अगर, 15वें नंबर में जो क्वेश्चन आया है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो सफ़ेद घोड़ा है वो एक बहुत ही फेमस जो ऋग्वेद का जो ग्रंथ है, यानी कि ऋग्वेद का उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद जिसका नाम है, अगर हम घोड़े को बात करें तो क्या बोलते हैं? अश्व। ठीक है, और सफ़ेद को क्या बोलते हैं? श्वेत। तो उसका जो पूरा नाम है श्वेत अश्व उपनिषद, श्वेत उपनिषद, इस तरह से नाम है। श्वेत उपनिषद, इस तरह से पूरा नाम है उसका, श्वेत उपनिषद। ठीक है, श्वेत अश्व इस तरह से आपको दिख जाएगा, श्वेत उपनिषद इस तरह से दिख जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा फिलहाल इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था ये आया था 16वां नंबर। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है या कहा जाता है? ठीक है, तो अनंग कहा गया है, किसको कहा गया है? तो कामदेव को कहा गया है। किसको कहा गया है? कामदेव। ये कामदेव हमारे काम जो है जिसमें हमारे हृदय में क्या होता है, स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, काम या वासना का जो भाव है वो उत्पन्न होता है, उनके देवता है ये कामदेव। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में उसे ही अनंग कहा गया है। ठीक है, एक बार की बात है जब कामदेव जो है नृत्य कर रहे थे तो शंकर भगवान ने उनको क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था, क्योंकि शंकर भगवान को उन्होंने डिस्टर्ब किया था कहा जाए तो। ठीक है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो परमाणुवाद का जो जनक है वो हमारे महर्षि कणाद जी हैं। जो महर्षि कणाद हैं उन्होंने जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना परमाणु, ठीक है, उसकी खोज की थी। परमाणु, उसके बाद जो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है हमारा बड़ा सा कण अणु। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी? तो महर्षि कणाद ने की थी, और या फिर परमाणुवाद के जनक हैं। ठीक है, भारत में ना अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशी वैज्ञानिक कई लोग जो है श्रेय ले जाते हैं उसका, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें हैं भारत में ही खोज हो चुकी हैं पहले से ही।
भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत मैं बता देता हूँ आपको। एक श्लोक सुने होंगे कहीं, जैसे नवधा वगैरह होता रहता है तो कहीं चलते रहता है, ठीक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, ठीक है। तो ये जो है प्राकृतिक नियम है। रीति यानी होता है, रीत यानी क्या होता है? नियम, जो प्रकृति द्वारा तय है, प्रकृति द्वारा, ठीक है, वो नियम। उसके अलावा ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। ये जो कथन है वो मूलतः कहाँ से लिया गया है, ऐसा करके है पूरा प्रश्न। मूलतः ये इसको बोलना चाहिए था कहाँ से लिया गया है, लिया गया है, इस तरह से बोलना चाहिए था उसका पूरा। तो ये जो लिया गया ना, उपनिषद से लिया गया है, उपनिषदों का ये जो है कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, इनमें से जो है विवेकानंद जी नहीं है, निशिलानंद जी नहीं है, चिन्मयानंद जी नहीं है, हरीश भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो हमारे जो विवेकानंद जी के गुरु थे, नहीं गुरु नहीं थे, एक्चुअल में ये अलग हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद जी थे, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद जी हैं, वो जो हैं आपके जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। और विवेकानंद जी के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस, वो अलग है ना। और जो स्वामी दयानंद है ना, उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की जो है लेखक किया था उसका, ठीक है, लेखन किया था, वो लेखक हैं, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया जाता है? तो जो विनिर्माण है ना, विनिर्माण मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो ये जो हमारा आंसर है, बड़े उद्योग को शामिल किया जाता है, लघु को, सूक्ष्म को, मध्यम को, सबको जो उद्योग है उनको शामिल किया जाता है। जो निर्माण उद्योग है ना, ऐसा कुछ नहीं है। निर्माण में क्या होता है, आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इसे जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं, एक्चुअल में ये जो है दूसरा क्षेत्र हो जाता है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हो जाता है, तो इसे शामिल नहीं किया जाता उसमें। तो इसका जो सही आंसर है ई हो जाता है, ठीक है। जैसे टेंडर वगैरह लेते हैं लोग बड़े बड़े निर्माण का, वो अलग क्षेत्र है, जबकि जो फैक्ट्री में बनता है वो सब आपके विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं, ठीक। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 32 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये। इस वाले जो सिद्धांत है, गरीबी रेखा का जो निर्धारण किसने किया है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? ये जो सिद्धांत दिया था सी रंगराजन समिति ने, प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने दिया था इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, भारत में 8 सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारत के जो कोर सेक्टर हैं वो अभी फिलहाल तो 8 नहीं रह गए। ये 2017 का 16 का पेपर है तो ये यहाँ पे था 8, लेकिन अब क्या हो गया है 8 + 2, और ये 2019 में 2 जुड़ गए हैं, तो अब हमारे पास 10 कोर सेक्टर हैं। 10 कोर सेक्टर में अभी भी रसायन को जो है शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और किसको शामिल किया गया? कोयला, उर्वरक, विद्युत और सीमेंट। तो इसको जो सही आंसर है नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ये जो है रसायन को हमारा शामिल नहीं किया गया है अभी भी। और याद रखना कितने कोर सेक्टर हैं अभी, कोर कंपनीज हैं, तो 10 अभी हो गए हैं। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो सूती वस्त्र जो है पावरलूम जो सेक्टर है उसमें, सेक्टर यानी क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र में आपका तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 25वें नंबर। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी? तो ये कब की थी? 4 नवंबर 2011 को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन ये जो है पुराना डेटा है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो ये जो चीज़ है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बिहाफ यानी इसको छोड़कर आप दूसरा क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिए, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति जो NMP है अभी वर्तमान में यानी कि 2020 में, ठीक है, कब की थी, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन होगा, आप नेट में सर्च मार के देखेंगे तब उसको याद रखें। ये जो है पुराना है बहुत, 2016 का डेटा है, तो ये जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 2011-12 का ये भी है। देखिए सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण है ना, उसको उस समय जो है न्यादर्श सर्वेक्षण 2011-12 डेटा ऐसे करके
लाया गया था। ठीक है, तो उनके अनुसार जो है दैनिक स्थिति बेरोजगार, ठीक है, दर क्या थी उस समय, जो भारत में कहा जाए तो दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी उस समय, तो 7.1% था उस समय, बहुत ज़्यादा। अभी वर्तमान में हम बात करें तो 6.8% कुछ है बेरोजगारी दर भारत में, और छत्तीसगढ़ में मात्र 2% अभी बेरोजगारी दर है, और 1.2% के जहाँ 1.7% के साथ असम जो है टॉप किया है बेरोजगारी दर में। सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है, असम में है, और 2% बेरोजगारी दर है हमारे छत्तीसगढ़ में। भारत में बेरोजगारी दर 6.8% है। तो ये डेटा है अभी नया वाला, तो ये याद रखें 6.8, और छत्तीसगढ़ में याद रखें स्पेशली 2%। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसका आर्थिक सर्वेक्षण का, आपको पता चल जाएगा क्या है। पिछले एक दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया। तो देखिए, अभी वर्तमान डेटा भी लें और पुराना डेटा भी लें तो दोनों में एक ही जो आंसर सामने आता है वो है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं सारे, ठीक है, आईटी सर्विस है, वो सब क्षेत्र इसी में आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो यही जो है एफडीआई यानी विदेशी निवेश, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जिसको विदेशी निवेश कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको आकर्षित किया है सेवा क्षेत्र ने। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 28वें नंबर की। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो दोस्तों इसमें से जो आंसर है वो है स्पीकर। स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। राष्ट्रपति अपनी पद की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। जो स्पीकर है हमारा वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक, पिछले बार एक आध और पेपर में आया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत है। प्रसाद पर्यंत आप सुने होंगे, जो राज्यपाल वाला प्रसाद पर्यंत वाला, ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो इनमें से कोई नहीं है। दरअसल धारा 156 में जो है आर्टिकल 156 वाला पढ़ के देखेंगे, उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है ना राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत के रूप में रखा जाता है। किसको रखा जाता है, राज्यपाल को। ठीक है, तो राज्यपाल का पद कैसा पद है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, वो क्या क्या कर सकता है। अब देखिए, जो क्षमा कर सकता है क्या, पूरा क्षमा करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या, लघुकरण कर सकता है, ठीक है, तो ये सम्मिलित है। जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है, क्षमा, पूरी तरह क्षमा कर सकता है क्या, देखते हैं। परिहार, विराम, प्रविलंबन कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, फांसी से रोक सकता है, और निरंतरता। तो ये जो है आपका कौन कौन नहीं कर सकता है, तो निरंतरता ये नहीं कर सकता, सम्मिलित नहीं है, निरंतरता नहीं है, और आपका है रोक, ये पूरी तरह से रोक नहीं सकता ना, पूरी तरह से रोक नहीं सकता। तो ये जो आंसर दो ये सही है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, रोक और निरंतरता, ये सब कर सकता है। देखो, क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन करते हैं। देखिए, परिहार मतलब क्या होता है, रिमिशन, ठीक, और प्रविलंबन यानी कि रिप्रीव, इस तरह से। उसका डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसको देखिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर है अभी फिलहाल ई है, छठवां और सातवां। ये जो शक्तियाँ हैं रोक और निरंतरता, ये इनके पास नहीं रहती। पूर्णता नहीं रोक सकता, फांसी को सज़ा को पूर्णता नहीं रोक सकता, फांसी को थोड़ा देर के लिए रोक सकता है, ठीक है, सज़ा को जो है पूर्णतः रोक नहीं सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 31वां नंबर। 31 सुमिलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी को आप क्या करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें जो है शरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हमें शरीर चाहिए। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, निषेध करना, ठीक है। अधिकार पृच्छा, अधिकार से ये आएगा। और पूर्णतः सूचित कीजिए, उत्प्रेषण यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। और प्रतिषेध यानी कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख है, ठीक है। प्रतिषेध ये अधीनस्थ न्यायालय का लेख है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये हमारा पहले में क्या आ रहा है, ए में आपका आ रहा है
चौथा, ए में चौथा आ रहा है, देखिए ए में चौथा, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो दूसरा में क्या आ रहा है, परमादेश में ये तीसरा आ रहा है, हमें आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो बी है, ठीक है, क्योंकि सी में भी पांचवा आ रहा है और डी में आपका दूसरा आ रहा है, और सॉरी डी में पहला आ रहा है ना, तो आपका आंसर सी होगा। डी में पहला आ रहा है और ये जो है दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, ना कि बी होगा, सी इसका सही जवाब है। तो ये जो सब है ना आपका आर्टिकल 32 या 33 जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32-33, ठीक, उसमें है ये जो ये कोर्ट का है, ठीक है, न्यायालय का क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या क्या है, ऐसे करके रीट जारी करते हैं, ठीक है, रीट जारी करना, ये सब है। 32 निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है, ठीक है। तो सही क्या नहीं है इसको देखते हैं हम लोग, इसमें से सही क्या नहीं है। तो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ठीक है, ठीक है, सही जवाब है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये भी सही है, ठीक है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होता है, ठीक है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, और तो देखिए ये भी सही है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, ये गलत है। और राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ठीक है, कर सकते हैं। और राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये सही है, कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है वो बी है, पांचवा और छठवा, ये गलत है। इसमें से क्या सही नहीं है ऐसा पूछा ना, तो ये सही नहीं है, ठीक है। 14 दिन तक रोक कर नहीं रख सकती है, और छठवा जो है आपका हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, ये गलत है, कर सकता है वो, ठीक है, राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं। तो 20 पांचवा और छठवा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 33वां नंबर। 33वां नंबर में बात करें, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो जो हुए थे वो कौन थे, वी गिरी, ये थे, ये जो राष्ट्रपति हमारे वी गिरी हैं वो थे जो सुनवाई के दौरान जो है सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे आया है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। तो ये जो है ना 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है किसी वर्ष लगभग 6 वर्ष का था, एकदम पूर्णता तो नहीं कह सकते, कुछ 5 वर्ष से कुछ महीने ज़्यादा, यानी कि लगभग 6 वर्ष था 5वीं लोकसभा का। उस समय कुछ कारण था, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोकसभा का कार्यकाल कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है, सिंपल सा ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा है आपका, इसमें से सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नहीं है, ठीक है, सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नहीं है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे है, सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन ये भी नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है, पहला सही है। सोडियम, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका जो आंसर है ए। अगला देखते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या है, ये होते हैं एंटासिड, क्या होते हैं, एंटासिड वे होते हैं जो एसिड को ख़त्म कर दे, यानी कि जो भस्म होते हैं वे होते हैं, ठीक है, भस्म यानी कि बेस, यानी कि क्षार मतलब होता है यानी कि नमकीन, ठीक, एंटासिड भस्म या नमकीन एक ही है। अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल यानी क्या होता है, एसिड। अगला देखते हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं, जो संक्षारण है उसके उदाहरण क्या है, संक्षारण के उदाहरण क्या है, आपके लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये संक्षारण है। संक्षारण मतलब होता है कोरोजन इन इंग्लिश,
ठीक है। ये जो लोहे पर हमारा जंग लगता है ना, उसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में क्या हम लेंस पहनते हैं? जो निकट दृष्टि दोष है ना, उसमें हम लोग पहनते हैं अवतल लेंस, और दूर में क्या पहनते हैं? उत्तल। ठीक है। ये दूर के लिए है और ये निकट के लिए है। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, एकदम सिंपल से। ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया था ये वाला साइंस का। अब देखिए ये वाला प्रश्न आया है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। ठीक है। तो आप इसका इस तरह से डायग्राम बना लें। ये जो है 220 वोल्ट, यहाँ पे आपको धारा दिया गया है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है। यहाँ पे 220 वोल्ट ठीक से जुड़ा हुआ है, जनरेटर से बल्ब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और उसमें एक बल्ब जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक, बल्ब, और इसमें जो है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो पॉजिटिव से जा रहा है मान लो 0.5 एम्पियर की धारा इस डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है। वापस इसमें आ रहा है। तो इसमें हमको बताना ये है कि बल्ब की शक्ति क्या है। बल्ब की शक्ति यानी पावर क्या है। देखिए अगर पावर की बात करूँ, शक्ति की, ठीक है, तो पावर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, अंग्रेजी में लिख लीजिए पावर है और हिंदी में बोलते हैं शक्ति, तो VI। ठीक है। पावर का फार्मूला है VI। तो वोल्टेज हमें दिया है 220 वोल्ट, पावर यानी कि करंट यानी कि 0.5 दिया है। ठीक है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0.5 यानी हाफ, यानी कि 110 वाट इसका सही आंसर होगा। तो आंसर ए इसका सही जवाब है, क्योंकि जो पावर है ना उसको वाट से मापते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला हमको सही सही देखना है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा कुछ भी हो सकता है। घास को खाता है बकरा, बकरा को खाता है आदमी। घास को खाता है गेहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बकरा कौवा, ऐसा कुछ नहीं है। घास मछली बकरा, घास को खाती मछली बकरा, ये बकरा जो है मछली को नहीं खाती है। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। ये क्या है? बी हमारा सही जवाब होगा, घास बकरा और आदमी। देखिए जो घास रहता है उसको खाता है हमारा बकरा। ठीक है। बकरा जो है बकरा को मार कर जो है कौन खाता है? इंसान। ठीक है। जो इंसान है वो बकरे को मार कर खा लेते हैं। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ठीक है। तो 20 का सही जवाब होगा और कुछ नहीं। तो अगला देखते हैं हम लोग 41वें नंबर पे आते हैं। 10% का नियम किससे संबंधित है? देखिए 10% का नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये बहुत सही जवाब है। ठीक है। ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ये गलत है, पक्षियों पे ये गलत है, पानी का एक ये भी गलत है। जैसे ही ऊर्जा दिखा और ये जो खाद्य है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचता है, मतलब यह है जो है 10% का नियम आपका ए आंसर सही है इसका, सीधा बात। और इसके बारे में अगर पूछो तो मैं बता सकता हूँ इसका क्या है। ये 10% के नियम में ऐसा होता है जैसे आप 100 ग्राम भोजन किए तो 100 ग्राम में इसका 10% ही आपका ऊर्जा के रूप में जो है नष्ट हो जाता है, 10%। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो 10% अगर नष्ट हो गया तो कितना बचा आपका? 100 ग्राम में सिर्फ 90 ग्राम आपका जो है भोजन बचा। यानी कि आप 100 ग्राम भोजन करेंगे तो आपका वजन सिर्फ 90 ग्राम बढ़ेगा। ठीक है। 10% जो है घट जाता है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने में 10% जो है घट जाता है। इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे से याद रखें। ठीक है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, कई बुक में ऐसा लिखा रहता है 10% केवल पहुंचता है। देखिए तो 100 ग्राम में अगर 10% पहुंचता तो मेरा वजन केवल 10 ग्राम ही बढ़ता। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसको करके देखा है तो जब मैंने मान लो आधा किलो भोजन किया था, ठीक है, तो मेरा वजन आधा किलो बढ़ गया। खास बात यह है, देखिए जितना आप खाते हैं उतना ही आपका वजन जो है उस समय बढ़ जाता है, बाद में फिर कम हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में जो है नष्ट होते जाता है। ठीक है। और ये जो नियम है आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नियम याद रखिए, 10% क्या होता है? ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। ठीक है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो ये जो है आपका मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, आप याद रखें इसको। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था साइंस का, ये आया था जल गैस कौन सा है? जल गैस यानी कि जो वाटर वेपर, ठीक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्स होता है। देखिए जब पानी को हम उबालते हैं ना, तो जो पानी उबला हुआ पानी है वो जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण रहता है। जो हमारा जो जल है ना H2O, वो और जो नीचे में जलते रहता है कार्बन, क्या जलता है नीचे में? कार्बन।
ठीक है, सी कार्बन होता है। तो कार्बन जलते रहता है हमारा जैसे लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये जो धुआं है वो जाता है साथ में, और साथ में ये हाइड्रोजन निकलते रहता है पानी से, ठीक है, ऑक्सीजन भी निकलते रहता है। लेकिन जो जल गैस जिसको बोल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकला कार्बन से, और H2 ये दोनों मिक्स रहता है। तो इसका सही जवाब है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है 1984, ठीक है। कई कई ये आंसर लिए हैं, तो इसका जो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको नेट से देखिए, ठीक है। लेकिन जो सटीक आंसर है वो है ए, 1984, ठीक है। अगला हम देखते हैं 45वां। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहता है। देखिए, मेथेन है, CFC है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हरित गैस नहीं है, ठीक है। बल्कि ये कौन सी गैस है? ये जो है हमारी जो गैस क्या बोलते हैं उसको, अम्ल वर्षा होती है, उसके लिए उत्तरदायी होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 45वां हो गया। उसके बाद 46वां देखते हैं हम लोग। 46वां में आया भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है। जो भारतीय वायुसेना है उसका लड़ाकू विमान है हमारा तेजस, ठीक है, तेजस है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, संक्षारण करके। तो जो लोहे पर जंग लगता है वो संक्षारण है। और साथ में आपका ये मैं देख रहा था, तो मान लो ये जो तांबे पर जंग लगता है ना, परत, और सिल्वर पर जंग लगता है, वो भी है इसमें, ठीक है। तो उपयुक्त तो तीनों आएगा, ना केवल लोहा बल्कि ये इसमें भी जो है संक्षारण का जो है आएगा, ठीक है। अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैं बता दिया, ठीक। तो तीनों आएगा उसमें से, ABC तीनों जो बताया था वो तो सही है ही, साथ में ऊपर का दोनों भी सही था उसमें। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस, ठीक है, सबसे फेमस ये है तेजस। फीफा का जो 13 जनवरी 2015 को प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो लियोनेल मेसी को मिला था 13 जनवरी 2015 का, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है किसको मिला है, इसके बारे में अलग से हम करंट अफेयर लाएंगे, ठीक है। जो पूरा जो नया क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है 2015 की जगह में 2019 लिखा रहेगा या 2020 लिखा रहेगा, ठीक है। भारत की पहली CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये चला था हावड़ा से दिल्ली नहीं चला था, ये भी नहीं चला था, दिल्ली से मुंबई नहीं चला था, रेवाड़ी से रोहतक ये चला था, रेवाड़ी से रोहतक चला था 48 का, ठीक है। अगला है वर्ष 2016 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये जो है इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई किसी को नहीं मिला था। नासिरा शर्मा का जो मिला है ना 2019 में मिला है हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2019 में मिला है। अगला देखते हैं हम लोग। वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अब पुराना हो चुका है, अभी जो है 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किथम अच्युयन नंबूदरी को मिला है, ठीक है। अभी जो 2016 में मिला था वो है, तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है रायपुर की गांधी चौक में तिरंगा फहराना 1947 में। ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे उसमें। जो रायपुर में जो तिरंगा झंडा फहराए थे वो थे हमारे वामन राव लाखे जी। कौन थे? वामन राव जो लाखे हैं उन्होंने फैलाया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहाँ पे फहराया था? नागपुर में, सीताबड़ी चौक नागपुर, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने फहराया था। तो ये 55 हो गया। 56 में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पढ़िए। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ से लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की, ठीक है। तो ये जो प्रथम है 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ, सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी, ये भी सही है। सम्मेलन के राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा विचार विमर्श हुआ था, ये गलत है, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, जो माल गुजार है और राव साहेब दानी है उनकी जो बातचीत है वो हुई थी, सम्मेलन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है केवल 1 और 2 सही हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्वेश्चन है।
57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह एवं नेता सुमेलित है। देखिए भोपालपट्टनम का विद्रोह, ये सही नहीं है, कोरा मांझी नहीं था, भोपालपट्टनम में दूसरा आदमी था, ठीक है। जो गवर्नर रहता है उसको इंद्रावती नदी पार करने नहीं देते, ये वो वाला है भोपालपट्टनम विद्रोह। लिंगागिरी दलगंजन सिंह, ये सही जवाब है। जो लिंगागिरी है ना, ठीक है, वो दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि जो नेता थे वो सही है। कोई विद्रोह नागौर दोरला है, ना कि जुग्गा दोरला, ठीक है। मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा नहीं है, बस्तर विद्रोह दीनदयाल नहीं है, या दीनानाथ नहीं है। ये जो है झाड़ा सिरहा, ठीक है, ये सही है ये, ठीक है। मुरिया विद्रोह 1876 में, ये लिंगागिरी नहीं है, लिंगागिरी का जो है दूसरा है, ये तारापुर विद्रोह का दलगंजन सिंह है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो लिंगागिरी ना होकर ये मुरिया विद्रोह है 1876 वाला, झाड़ा सिरहा ने किया था, ठीक है। झाड़ा सिरहा इसका सही जवाब है, ठीक। तो मुरिया विद्रोह को याद रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। दलगंजन सिंह जो है वो तारापुर विद्रोह वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुटुम्बसर की गुफाओं का अन्वेषण किया था। तो जो कुटुम्बसर की गुफाएं हैं वहाँ पे अन्वेषण किया था शंकर तिवारी ने। मछली, अंधी मछली की खोज इन्होंने की थी, शंकर तिवारी, और नामकरण किया था उसका, ठीक है, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म जो कही देवे संदेश है, उसके जो निर्देशक हैं वो कौन है, डायरेक्टर कहा जाए तो, ठीक है। तो मनु नायक हैं इसके जो है प्रथम, मनु नायक प्रथम जो है कही देवे संदेश के निर्देशक हैं, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक। सूरज धारा योजना संबंधित है, जो सूरज धारा योजना है ना वो बीज अदला बदली से संबंधित है, बीज अदला बदली, ठीक है। ये इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, तो बीज अदला बदली से संबंधित है सूरज धारा योजना। उस समय था ये, अभी फिलहाल तो वर्तमान में नहीं है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। जो महाभारत काल है ना उसमें अभी तो ये जो है कावेरी नहीं थी, ताप्ती नहीं थी, महानंदा नहीं थी, ये भी नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं। जो महाभारत काल में अगर महानदी की बात करें तो उसका नाम था चित्रोत्पला। क्या था, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला ये था, ल है ये, चित्रोत्पला, ठीक, उस समय था महाभारत में। किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है। तो जो किसान शॉपिंग मॉल है दो जगह, ठीक है, एक राजनांदगांव और एक धमतरी में है शायद, ठीक है, धमतरी या महासमुंद, धमतरी, ठीक है। तो राजनांदगांव धमतरी में है किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है, जिसमें से राजनांदगांव का सबसे जो है फेमस है कहा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में राजनांदगांव ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है। जो कुटुम्बसर की गुफा है ना वो स्थित है हमारी बस्तर जिले में, ठीक है, कुटुम्बसर की गुफा बस्तर जिले में। एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंदर में जो है हमारा कुटुम्बसर की गुफा पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, वो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए आप, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही बता देता हूँ। हमारे जो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक है हमारे पास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना वहीं पे जो है आपका कुटुम्बसर की गुफाएं हैं, ठीक है। इंद्रावती नदी बहती उसमें, सॉरी कांगेर नदी, कांगेर नदी। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है। जो चितवा डोंगरी है ना वो क्यों प्रसिद्ध है भैया, तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं चितवा डोंगरी में मिले हैं, तो ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र यहीं से मिले हैं, ठीक, इसलिए ये प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं। तो जो तिब्बत से आए हुए शरणार्थी हैं ना ज़बरदस्ती उनको बसा दिया गया है, समझ जाओ, मैन पार्ट में, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चाइना, आखिर वो चाइना से मिले हुए हैं, ठीक है, चाइनीज़ लोग हैं ये, तिब्बत, ठीक है, चाइना का पार्ट है तिब्बत, तो मैन पार्ट में ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं बढ़िया से हेल मेल के। सरकार उनको कुछ कुछ अंशदान, दान दक्षिणा भी देती है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। जो इसमें कौन सा, इंदिरा जो कला संगीत विश्वविद्यालय है ना खैरागढ़, ठीक है, एक राजा की बेटी का नाम था इंदिरा,
उन्हीं के नाम पर है ये, इंदिरा गांधी नहीं है ना, याद रखना खास बात। तो इसमें सारा चीज़ है, नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, शिक्षण में भी है आपका, हिंदी अंग्रेजी विषय में भी होता है पढ़ाई। केवल इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हैं, ठीक है। चित्रकला भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, ठीक है। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो जुड़ गया है इसमें, ठीक है, शिक्षण संस्थान भी जुड़ गया है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है वो है ददरिया, ठीक है। ददरिया में जो है प्रणय गीत है, यानी कि शोक गीत, यानी कि लव गीत है, एक प्यारा सा प्रणय गीत, लव सॉन्ग, ठीक। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? जो दीना के अंजोर है, दीना के अंजोर के जो लेखक हैं वो हैं शिव शंकर शुक्ल जी, ठीक है। दीना के अंजोर के जो लेखक हैं शिव शंकर शुक्ल जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो नाम हैं इनमें नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं है, श्रीकांत वर्मा भी नहीं है, मलिक राम त्रिवेदी भी नहीं है, पुरुषोत्तम पांडे भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो नाम अगर आप बात करें, इसका जो प्रमुख नाम है वो क्या है अगर हम बात कर दें, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है कुछ राम करके है, राम करके है, जिसका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने ही ये जो राम राज्य नामक नाटक है उसकी रचना की थी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत मुश्किल से याद होता है नाम, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना नाम, इसलिए याद करना पड़ता है। मुरिया जनजाति में पुष्कलंगा, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये जो है पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ठीक, एक प्रकार का नृत्य है। ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? मांदरी कौन करते हैं? मांदरी, ठीक है, ये जो करते हैं मुरिया जनजाति करती है, मुरिया, ठीक है, मुरिया जनजाति, मुरिया भी कहते हैं, ठीक है, वो करती हैं, मुरिया जनजाति करती है मांदरी नृत्य। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? जो कथक नृत्य है ना, ये जो है राजा चक्रधर सिंह, कथक नृत्य के क्षेत्र में राजा चक्रधर सम्मान भी शायद दिया जाता है, ये रायगढ़, ठीक है, इनका घराना होता है कथक, राजा चक्रधर सिंह इसके सही जवाब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो राजा चक्रधर सिंह का योगदान है। अगला, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सर उराव, इस तरह से याद रखना। तो सरहुल का जो है उराव जनजाति मनाती है, सरहुल जो त्यौहार है वो उराव जनजाति मनाती है, एकदम सटीक आंसर, ठीक है। और मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें से जो आंसर मैं ऑथेंटिकेशन के साथ बता रहा हूँ, मैं जो है पहले उसका रिसर्च करके ही जो है आंसर आपको बता पाता हूँ, ठीक है। कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन है? तो खैरवार है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कत्था निकालने का काम जो कौन करते हैं? खैरवार लोग करते हैं, और ये भी ऑथेंटिक आंसर है, क्योंकि ये जो है मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च करता हूँ कौन कौन सा आंसर कहाँ से लेना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं उन्हीं का उपयोग करता हूँ ज़्यादातर मैं, ठीक है। तो आप आंसर के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा का नाम क्या था? जो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है ना, उसका जो नाम है कोसली था, कोसली छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। और उसके बाद मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? जो मेघनाथ पर्व है ना वो गोंड जनजाति मनाती है, ये भी सही जवाब है, गोंड जनजाति, ठीक है। मेघनाथ पर्व वो लोग मनाते हैं, गोंड जनजाति लोग, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ के संस्थापक है ना वो धर्मदास थे, ठीक है, धर्मदास जी, उन्होंने जो है कबीर पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ में की थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कहाँ मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मड़ई, ठीक है, मड़ई कहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो मड़ई जो प्रसिद्ध है वो है, तो इसका सही जवाब है हमारा नारायणपुर। इस क्षेत्र में जो है नारायणपुर वाला क्षेत्र, वहाँ मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है।
बस्तर आता तो बस्तर लगाते, लेकिन यहाँ पे नारायणपुर दिया है ऑप्शन में, नारायणपुर लगा रहे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? जो सबसे साक्षर जनजाति है वो है उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति जो है सबसे साक्षर जनजाति है अगर जनजातियों में देखें तो। छत्तीसगढ़ ने सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 से 2015-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस समय इन्होंने लगभग 8% का जो है वृद्धि दर प्राप्त किया था, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो न्यू डेटा वाला क्वेश्चन है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ देर में। ठीक है, तो जो सब क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसी में जो छुपा हुआ क्वेश्चन वो 2020 के प्रपेक्ष में लाया हूँ। ठीक है, 2015-16 में छत्तीसगढ़ की दलहन का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। किस दलहन का? ठीक है, किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? तो ये है चने का। चने का अभी भी हुआ है, 2019-20 में भी चने का जो है सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। इस क्वेश्चन को भी इसमें सम्मिलित किया हूँ। ये डेट क्या रहेगा उसमें? 19-20। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में स्थिर मूल्य पर पशुधन का योगदान कितना था? ये पशुधन का योगदान उस समय था 1.27%, लेकिन अभी डेटा चेंज हो गया है, उसको भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? उद्यानिकी क्षेत्रों में बात करें तो सब्जियों का जो है उत्पादन सबसे होता है। उद्यानिकी ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम किसी चीज़ को लगाते हैं। ठीक है, सब्जियों को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो अभी भी है 60% अनुदान दिया जाता है ड्रिप सिंचाई योजना में। ठीक है, इनको पाइप दिया जाता है पतला पतला। ठीक है, उसको खरीदने में उनको 60% जो है सब्सिडी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में कर राजस्व का योगदान, उस समय जो है इसमें से आंसर लिया गया था, कोई नहीं। ठीक है, अभी जो नया डेटा है उसको अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 86वें नंबर प्रश्न की, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रह किया जाता है? तो अभी तो खैर 52 जो है उत्पाद ऐसे हैं जिन पर जो है संग्रहण किया जाता है। उस समय जो आंसर आया था इसका साल का बीज। ठीक है, साल का बीज या लाख का। ठीक है, तो साल का बीज, लाख का, या तेंदुपत्ते का, या हर्रा का। ठीक है, तो इनमें से जो है ये गलत है, ये गलत है, ये हर्रा भी गलत है, तेंदुपत्ता। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 52 ऐसे चीज़ हो गए हैं जिनका जो है समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, तो ये सभी उसमें से सम्मिलित है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है उस समय की बात करें तो तेंदुपत्ता को उस समय समर्थन मूल्य पर लिया जाता था। ठीक है, तेंदुपत्ता इसका सही जवाब है डी। 86वां का हो गया। फिर 87 में देखते हैं हम लोग। 87 नंबर की बात करें तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो रायपुर को जो नगर निगम का दर्जा मिला था 1961 को मिला था। आई थिंक 1961 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। 1961 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का जो है ना डी में है। ठीक है, ग्राम पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो डी में है, 243 डी में। 243 ए से लेकर ओ तक है सारे प्रावधान इसमें। तो जो डी वाला है ना उसमें आपका पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो जो जिला न्यायाधीश है वो अनुच्छेद 233 में है, डी। इसका सही जवाब है 233 में है। ठीक है, अनुच्छेद 233। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व, विधानसभा नॉट लोकसभा, देखिए स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है क्या? नहीं। मुख्यमंत्री को त्याग पत्र नहीं, वित्त मंत्री को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। उपयुक्त में से क्या करना पड़ता है, इसको क्या करते हैं, उसको पुनः हम लोग बना देते हैं। तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं आएगा, इसका सही है जवाब, इनमें से कोई नहीं है। और जैसे अगर खुल जाए वो तो उसको पुनः बना लेते हैं, बाद में फिर नया बनाना पड़ता है। ठीक है,
जो बजट है उसके लिए नया जो है बनाना पड़ता है उसको। नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? जो नगर परिषद है उसके चुनाव के लिए अर्हता 25 वर्ष नहीं है, ठीक है। 25 वर्ष का जो चुनाव लड़ने का अर्हता है वो लोकसभा में है, ठीक है। मिनिमम इसमें क्या है, पार्षद के हेतु 21 वर्ष कम से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। दूसरा सही है, जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है, ये भी सही है। कोई भी व्यक्ति जो दो वार्ड से पार्षद को चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद चुनाव लड़ सकता है, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2, 3 और देखते हैं कौन सा है, 2, 4 और 5। जिसका मतदाता सूची में है वो चुनाव लड़ सकता है, ये भी तो सही होना चाहिए। तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ठीक है, ये सब ऑप्शन गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है वो है दूसरा के बाद यहाँ पे तीसरा, ठीक है। ये चौथा गलत हो जाएगा, पांचवा सही हो सकता है, ठीक है। 2, 3 और 5 सही हो सकता है, ठीक। 91 के बाद हम देखते हैं 92 नंबर, ठीक है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? यदि जो पंचायत है और छावनी बोर्ड के मध्य और पंचायत के मध्य इनमें जो है विवाद हो जाए तो जो अंतिम निर्णय लेगा वो कलेक्टर लेगा क्या? नहीं। संभागीय आयुक्त? नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन? नहीं। राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डी है, ठीक। अगला देखते हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, राज्यपाल। जो राज्यपाल है ना वो जिलों का जो है एरिया परिवर्तन कर सकता है और खंडों का भी, जैसे विकास खंड है ऐसा। नगर पालिका जो परिषद है उसके अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? तो देखिए, परिषद के 3/4 सदस्य के हस्ताक्षर पर प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ऐसा नहीं है। जो सदस्य हैं उनके द्वारा नहीं, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा होगा। तो ये देखिए दोनों दिया है। तो जो परिषद के 3/4 है निर्वाचित सदस्य के हस्ताक्षर के प्रस्ताव जो है प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, ये सही है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है परिषद, तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा, ये भी जहाँ तहाँ सही है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सामान्य मतदाता हैं वो भी अगर बहुमत से पारित कर दें तब भी हो सकता है। सामान्य मतदाताओं के 2/3 बहुमत से नहीं, ये